नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको पूरे हफ्ते बाजार की चाल किस तरह की रही ये बताएंगे, और इसके अलावा सेक्टर्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस आधार पर आपकी एडवांस में अगले हफ्ते की तैयारी हम आज कराएंगे। आज के शो में आपको बताएंगे कि जब आप सोमवार को उतरें तो आपको क्या रणनीति के साथ उतरना चाहिए, किन सेक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। जी हां, जब सोमवार को कल की तैयारी शो लेकर आएंगे तो YouTube पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जो सवाल आज आप पूछेंगे वो कल की तैयारी शो में सोमवार को जवाब दिया जाएगा। जिन सवालों के जवाब आपने गुरुवार को पूछे थे, यानी पिछले हफ्ते पूछे थे, उनके जवाब अब दिए जाएंगे। तो जो सवाल आपने पिछले शो में पूछे थे उसका जवाब आज दिया जाएगा। आज जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब सोमवार की चर्चा में हम देंगे। यही नहीं, आपको सवाल भेजने का तरीका बता देते हैं। अपना और अपने शहर का नाम बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे है, कितनी क्वांटिटी में आपने शेयर लिया है, और नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उससे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। चलिए, इन सब के बीच में आपको बता दें आज का बाजार दरअसल रहा कैसा। तो निफ्टी जो है वो 25,150 के पास बंद हुई। 205 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली आज। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज की हम बात करें, ये हफ्ते भर का चार्ट आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपको हमारे जो डायरेक्टर है साहब हैं वो आपको आज का बाजार जरा दिखाएं। जरा निफ्टी की चाल दिखाइए। आज 205 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली और 25,150 के पास क्लोजिंग हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां भी 201 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में आज देखने को मिली। 56,754 के स्तर पर आज बाजार में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज का अगर आप देखेंगे, मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आप देखेंगे 926 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, और 1807 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। तो यह था बाजार का आज का हाल। अब जरा पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह का प्रदर्शन किया उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। दिस वीक मार्केट का चार्ट जरा लेकर आइए। निफ्टी में इस हफ्ते आप देखेंगे तो -1.25% का निफ्टी ने रिटर्न दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 0.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप में लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया, और निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न शो किया। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स की, सेक्टर्स का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, तो आप देखिए निफ्टी आईटी लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न। निफ्टी एफएमसीजी में 2.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहीं अगर निफ्टी रियल्टी की बात करें तो यहां पर लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया, और निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 0.25% तक की जो है वो नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। तमाम सेक्टर्स की बात करें, मेटल में -2% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। ऑटो की बात करें तो यहां भी -2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। पीएसयू बैंकों की बात करें तो यहां लगभग 0.2% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया, और फार्मा में 0.7% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। तो ये पूरे हफ्ते बाजार की क्या चाल रही वो हमने आपके सामने रखा। चलिए, अब मैं परिचय करा दूं हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही हम उनसे जरा बाजार पर राय लेंगे। लक्ष्मीकांत जी, जरा बताइए बाजार पर इंडेक्स स्तरों पर राय बताइए, खासतौर पे सोमवार को जब लोग उतरे हैं बाजार में तो किन लेवल्स का ध्यान रखें। गुड इवनिंग प्रशांत जी। मार्केट ने जो अहम लेवल्स हैं 25,250 के, उसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। पिछले 8 से 10 दिनों में एक नैरो रेंज फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा था, बट आज जिस तरीके से ब्रेकडाउन दिया है उसने सेंटीमेंट चेंज कर दिए हैं। अर्लियर जो हमें लग रहा था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, अब वो रणनीति हमें छोड़कर सेल ऑन राइज की अपनानी पड़ेगी,
क्योंकि मार्केट ने 20 डीएमए लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि अभी 25,265 के आसपास है। और जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो अपकमिंग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 25,000 से लेकर 24,950 के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24,950 के पास 50 डीएमए लेवल्स है, तो वहां पर एक स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। पर अगर उसके नीचे भी ब्रेकडाउन मिलता है तो फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म की स्टेबिलिटी हमें 24,950 के आसपास देखने को मिल सकती है, और वहां से अगर कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन बनता है तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। हालांकि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 25,265 के ऊपर आएगा, जो कि 20 डीएमए लेवल है निफ्टी का। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी करंटली अपने 20 डीएमए लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 56,600 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अगर मंडे को 56,600 के नीचे ये लेवल ब्रीच होते हैं तो देन हमें फर्दर डाउनवर्ड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 55,900, जहां पे उसके 50 डीएमए लेवल्स हैं। वहीं पर जो अपसाइड के रेजिस्टेंस हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं 56,600 से लेकर 57,000 जोन के आसपास। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े से बेरिश साइड की ओर टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेरिश साइड की ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स में एक अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स अभी भी अपने लोअर लेवल्स पे है। तो अगर ये लोअर मोमेंटम अभी सस्टेन रहता है तो हमें एक स्टेबिलिटी आने वाले समय में मंडे को मिल सकती है। तो हमें देखना होगा 24,950 से लेकर 25,000 के आसपास किस टाइप के कैंडल फॉर्मेशन होते हैं। यह राय आपको मिलती हुई इस वक्त बाजार पर एक विस्तृत नजरिया। चलिए अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तरुण कुकरेजा का सवाल सबसे पहले लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। IRFC 300 शेयर है इनके पास 152 के भाव पे, और ट्रेंट 6040 के भाव पे इनके पास 10 शेयर हैं। बताइए IRFC और ट्रेंट पर क्या राय बन रही है लक्ष्मीकांत जी? कि आईआरएफसी के ट्रेड में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, जो कि 140 145 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आईआरएफसी इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अपने पिछले स्विंग लो 130 को रिटेस्ट कर सकता है, और अगर ये 130 को डिफेंड करेगा तभी पुल बैक मूव आएगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनको आईआरएफसी से एग्जिट कर देना चाहिए। मुझे उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है आईआरएफसी में, जो कि इसको पुश करेगा टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 120। तो 129 के साथ एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, पर अगर 129 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आईआरएफसी से एग्जिट करना चाहिए इन्हें। वहीं पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ने काफी रेंज बाउंड मूव दिखाए हैं, लेकिन अगर हम मंडे का सेशन देखें तो यहाँ पर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग नजर आई थी। उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली इसने अपने 100 डीएमए लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो लगता है यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 5,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है बेरिश है, और जब तक ये स्टॉक 5800 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें सेंटिमेंट नेगेटिव रहेंगे। ट्रेंड की बात कर रहे थे, IRFC नहीं। ट्रेंड पे हम लेवल बता दिए गए, IRFC पर भी राय दे दी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस बीच हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और मैं सवाल के साथ आऊँगा। प्रियंका बत्रा जी का सवाल लूँगा। अलवर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहती हैं और कोफोर्ज पे राय जानना चाहती हैं। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने 2000 के स्तर पे लिया है और कोफोर्ज इन्होंने 1950 के भाव पे लिया है। दोनों ही शेयरों पर 1 से 2 साल का नजरिया चाहती हैं। धन्यवाद प्रशांत भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं। जो भी निवेश लायक लंबी अवधि के लिए रणनीति आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। कोफोर्ज और कोचिन शिपयार्ड, देखिए सक्षम कंपनियां हैं दोनों। एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोचिन शिपयार्ड और दूसरी कोफोर्ज आईटी क्षेत्र की मझौली कंपनी। कल नतीजे के पश्चात टीसीएस में आज आईटी क्षेत्र में काफी सारी बिकवाली हुई है, उसके कारण इसमें भी दबाव। देखिए कंपनी दोनों ही सक्षम और मजबूत है। प्रश्न ये उठता है कि इनका नजरिया क्या है।
एक थोड़ी बहुत दिक्कत की बात यह है कि थोड़े ऊपरी स्तर पर इनका निवेश है। अब कितनी संख्या में इनके पास शेयर्स है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो करेक्शन आया है, उसका लाभ उठाते हुए अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी हो, तो इस स्तर पर दोनों ही कंपनियों में ये जोड़ सकते हैं। धीरे-धीरे करके निचले स्तर पर थोड़ा बहुत और नीचे बाजार आता है तो, क्योंकि आज शुक्रवार था, जिस तरीके का हावीपन है, काफी अहम स्तर सपोर्ट के टूटे हैं। हो सकता है अगले हफ्ते जब फिर से कामकाज पर लौटे तो थोड़ी बहुत और बिकवाली होती हुई नजर आती है और यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे बोलता है तो कोचिन शिपयार्ड और कोफोर्ज दोनों में और जोड़ने की राय होती। डिस्क्लोजर है कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से दोनों में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। दोनों ही शेयरों पर बुलिश नजरिया लंबी अवधि के हिसाब से। रमेश हमारे अगले दर्शक हैं, नागपुर से इन्होंने सवाल पूछा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी इन्होंने बनाया है। इनकी जो एवरेज प्राइस है वो 4122 की है और चूंकि 2 साल का नजरिया लेकर यहाँ पर चल रहे हैं तो गौरांग सर मुझे आपके पास ही आना होगा। और मुझे याद है कि डिफेंस क्षेत्र पे और लगातार जब एक दौर था, जब करेक्शन का भी दौर था, तब आप पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र पर अपना जो सकारात्मक रुख है वो बता रहे थे और बता रहे थे कि ऑर्डर और एग्जीक्यूशन में समय लगता है। ऐसी कंपनियां हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं तो वो ऑर्डर बुक हमें मजबूत दिखती है, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के समय में कई बार इस तरह के फेज आते हैं। HAL इनकी बाइंग प्राइस तो बड़ी शानदार है, 4122। आपकी राय? भाई, हमारी वायुसेना को बहुत ही सक्षम रूप से ये कंपनी सहारा दे रही है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जब कमर्शियलाइजेशन हुआ भारतीय वायुसेना में, उसके पश्चात तेजस मार्क 1 पर अब कामकाज चल रहा है और मेरे ख्याल से इस महीने अगले महीने एक नए अवतार में तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और उसके पश्चात और एक नए अवतार तेजस मार्क 2 पर कामकाज किया जा रहा है, जो शायद आने वाले भविष्य में होगा। अब विशेष रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर फिलहाल तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बिल्कुल इनको आश्वासन दे सकता हूं कि ये रक्षा क्षेत्र की एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ इन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड नामक भारतीय वायुसेना में और भारतीय नौसेना में कमर्शियलाइजेशन हुआ है। भारत से ऑर्डर मिलने की तो संभावना बहुत बड़ी है, एक्सपोर्ट मार्केट भी इनके लिए उतना ही बड़ा है। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी, और जैसे मैं आप बहुत सही फरमा रहे थे प्रशांत भाई, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई में कंपनियों में अगर आप आखिरकार निर्णय लेते निवेश करने के लिए तो 3 साल 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए निवेश करें, जिससे आपके निवेश के ऊपर काफी अच्छा मुनाफा आपको मिल सके। है राय आपको मिलती हुई। और इन सब के बीच में अंजू जी का सवाल लेते हैं, हैदराबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। HDFC बैंक पर राय जानना चाहती हैं। 1935 के भाव पे 30 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। और लक्ष्मीकांत जी, HDFC बैंक का क्या राय बन रही है आपकी? और यहां पर इन्होंने 1935 के भाव पे HDFC बैंक का शेयर लिया हुआ है। ये ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, बट जिस तरीके से बिकवाली हमें 2 दिनों से देखने को मिली है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है हायर लेवल्स पर। बट ओवरऑल हम वीकली और मंथली स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अभी भी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 1920 का, 1915 का। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें खरीदारी बनी रहेगी, और जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 2030 के ऊपर आएगा। वहां से अगर इसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें 2200 के लेवल्स भी HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बाय ऑन रणनीति के साथ और भी स्टॉक इसमें ऐड किए जा सकते हैं। वो पॉजिटिव नजरिया HDFC बैंक पे। आशीष का सवाल लेते हैं, झारखंड से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। 2525 के भाव पे गौरांग सर इन्होंने खरीदारी की हुई है, बताइए क्या राय बन रही है इन पे? ये इनको थोड़ा मायूस करूंगा मैं, क्योंकि पेंट क्षेत्र तो अच्छा लगता है प्रशांत भाई, लेकिन एशियन पेंट्स पर पहले खरीदारी की राय थी। अब जो दिक्कतें इसके सामने आई और नतीजे में जो बहुत बड़ी निराशा मिली है, उसको देखते हुए हमने जो खरीदारी की राय थी उसको कम करने की या बिकवाली की राय दी है। इस क्षेत्र में अगर हमें कुछ पसंद आता है तो वो है कांसाई नैरोलैक और बर्जर पेंट्स। ये दोनों काफी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। एशियन पेंट्स पर नेगेटिव नजरिया, कैंसाई नैरोलैक और इसके साथ ही बर्जर पेंट, ये ज्यादा बेहतर विकल्प
आपके लिए हो सकते हैं। अरुण कुमार का सवाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। L&T फाइनेंस है इनके पास, लक्ष्मीकांत जी, 176 के भाव पे फिलहाल फायदे में है, बताइए यहां से क्या नजरिया बन रहा है? L&T फाइनेंस का भी जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें इनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल जो सपोर्ट है वो अभी नजर आ रहा है 190 के आसपास। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक घबराने की बात नहीं है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 210 215 के आसपास है, उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर ये फिर से अपसाइड की रैली को रेज्यूम करेगा और वहां से फिर 235 240 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये फिर से दोबारा से 190 195 के आसपास आता है तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक दे सकता है, तो वहां से फिर से बाइंग करके चलना चाहिए। तो ये है राय L&T फाइनेंस पे, यहां पर बुलिश नजरिया आपको मिलता हुआ। सोवन लाल का सवाल लेते, पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 331 की इनकी बाइंग है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, लेकिन बताइए क्या आपकी राय बन रही है? हाल ही में इनको काफी सारी अनुमति मिली है म्यूचुअल फंड को लेकर के, बाकी अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में और इनको अगर अनुमति मिलती जाएगी तो जमीनी स्तर पर कामकाज शुरू होगा, जिससे बैलेंस शीट पर योगदान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई आपको जियो फाइनेंस पे। बढ़ते हैं आगे और अब बढ़ते हैं वीआईपी शेयर्स की ओर। तो लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? जी प्रशांत जी, जिस तरीके से आज लेवल्स टूटे मार्केट के, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने एक बाइंग रिकमेंड करने का सोचा है, एक सेल रिकमेंडेशन देने का सोचा है। तो सबसे पहले मैं बाइंग रिकमेंडेशन की बात करना चाहूंगा। जो मुझे नजर आ रहा है SBI लाइफ में, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है डेली के चार्ट पर, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है विद द हेल्प ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले से 4 से 5 दिनों का सेशन देखेंगे तो अभी भी स्टॉक अपने 50 और 20 DMA लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें आने वाले समय में स्टेबिलिटी बनती है तो हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट है वो 1930 का है और खरीदारी करते समय हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 1780 का। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है गेल इंडिया। सो गेल इंडिया में ये हमारा सेल का रिकमेंडेशन है, बट अभी ब्रेकडाउन आया है, हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये 180 के नीचे फिसलता है स्टॉक देन ये सेलिंग के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये अभी 100 DMA के नीचे फिसल जाएगा उस दौरान, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। और पहले से स्ट्रक्चर में वीकनेस है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही 180 के नीचे आता है तो इसमें सेल करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट हैं वो निचले स्तर पर 170 के हैं, और अगर बाय चांस यहाँ पर एक रिबाउंड आता है तो 185 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा उस दौरान। ठीक है, गौरांग सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी पसंद क्या है? तो प्रशांत भाई, कल TCS के नतीजों के पश्चात आज काफी कुछ बिकवाली हमने IT क्षेत्र में देखी। इसी IT क्षेत्र से एक छोटी मझौली कंपनी है जिसका IPO कुछ समय पहले आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज। और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे बाजार में आपको मौके ढूंढने चाहिए सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए, और अपने IPO के भाव के आसपास ही कामकाज कर रहा है। और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई और हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से वीआईपी शेयर्स भी आपको बता दिए गए। फिलहाल हम विदा लेंगे। गौरांग सर और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी, इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। सोमवार को जब हम मिलेंगे तो उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नमस्कार।